हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी वफा। अब हम करेंगे जिसे लिखा है मैंने अर्चना वर्मा ने। प्रस्तुत है आज का 50वां एपिसोड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इसके पीछे सिर्फ एक कारण था, वह खुद शिवम। और आज मुझे सबसे ज्यादा इसी बात का अफसोस हो रहा है कि मैंने शिवम की बात क्यों मानी। जब मुझे ऐसा लगा कि शिवी का इंटरेस्ट शिवम में है और शिवम भी राणावत पैलेस जाने के बहाने खोजता है, तो मैंने इस बारे में तुमसे बात करने का फैसला लिया था। एक तरफ तो यह बड़ों की तरफ से बिल्कुल तय रिश्ता था, क्योंकि पापा और अंकल दोनों ही तुम्हारी और नव्या की शादी चाहते थे, जो कि संभव नहीं हो पाई। और ऐसे में अगर शिवम और शिवी की शादी हो जाती तो उन लोगों की जिंदगी में ही उन लोगों का एक सपना पूरा हो जाता। तब फिर अचानक से मेरे दिमाग में एक बात आई कि कहीं तुम्हारी तरह शिवम भी मौके पर मुकर ना जाए, इसलिए मैंने कुछ भी डिसीजन लेने से पहले शिवम से बात करना जरूरी समझा था कि आखिर वो शिवी को किस रिश्ते से देखता है। मैंने उस दिन नोटिस किया कि शिवी का नाम सुनते ही शिवम की आंखों में चमक आ गई थी। तब मैंने शिवम से कहा था, मैं खुद तुमसे शिवम और शिवी के रिश्ते के बारे में बात करूंगा। लेकिन शिवम ने ही मुझे रोक दिया था। जाने क्यों उसके दिमाग में ऐसी बात आई थी कि अगर वह आगे बढ़कर शिव से शादी कर लेता है तो ये किसी के लिए सही नहीं होगा। आशुतोष बेचैनी से बताया। मतलब? रणविजय बात समझ नहीं पाया था। वही मतलब। तो मैंने भी उससे पूछा था, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। इतना ही कहा कि जरूरी नहीं है कि हम अपने प्यार के साथ एक अच्छी खुशहाल जिंदगी जिए। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हमारा प्यार कहीं भी रहे, खुश रहें, सुरक्षित रहें। और मैं इतना जानता हूं कि शिवी मेरे साथ किसी भी मुसीबत में खुश तो रहेगी, पर सुरक्षित नहीं रह सकेगी। शिवी के भविष्य लिए मुझे अपना रास्ता बदलना ही होगा। तब मैंने उस पर शादी के लिए दबाव डालना भी छोड़ दिया था। मुझे लगा कि अभी इसे अनन्या के किए हुए गिलट से निकलने में समय लगेगा, इसलिए इसको समय देना सही रहेगा। लेकिन जब घर में ही बात होने लगी कि शिवम और शिवी का रिश्ता तय कर देना चाहिए, तो अचानक से एक दिन शिवम मेरे पास आया और उसने मुझे जितनी जल्दी हो सके अपने लिए लड़की ढूंढने के लिए कहा। उसी समय राजकिशोर जी अपनी बेटी यशस्विनी के लिए खुद आगे से बढ़कर शिवम का रिश्ता लेकर आए थे, आशुतोष ने बताया। यानी जो कुछ भी है वह सब कुछ शिवम को पता है। रणविजय ने अपने मन में हिसाब लगाया। फिर आगे जानने के लिए रणविजय ने पूछा। मैंने शिवम से इस बारे में बात की और शिवम ने बिना लड़की देखे, कुछ भी जाने समझे इस रिश्ते के लिए हां कर दिया और जितनी जल्दी हो सके शादी करवाने का डिसीजन सुना दिया। आशुतोष ने भरे गले के साथ कहा। वह सब कुछ ठीक करना चाहता था रणविजय, लेकिन क्या ठीक करना चाहता था ये मेरे लाख पूछने पर भी उसने मुझसे नहीं बताया। आशुतोष ने रणविजय के हाथ पकड़ लिए। इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं था, लेकिन फिर भी शादी कर रहा था। मैंने खुद देखा था उसे, वह अकेले में बिल्कुल उदास चुपचाप बैठ जाता था। शादी के किसी भी रस्म में उसका दिल नहीं लगता था। मैंने कई बार उससे कहा कि मैं यह शादी रोक देता हूं, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। वह कहता था कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कहां कुछ ठीक हुआ। रणविजय, कहां कुछ ठीक हुआ। आशुतोष बेचैनी में रोते हुए बोल रहा था। आज मेरा बेटा इस हालत में है और शिवी, शिवी को देखा ना तुमने? उसकी हालत तो शिवम से भी ज्यादा बुरी है। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं उससे कुछ बात कर सकूं, उसको समझा सकूं। सारी गलती मेरी है। अगर मैंने डांट कर शिवम से को मना कर दिया होता या फिर जबरदस्ती इन दोनों को एक रिश्ते में बांधे रहता, तो शायद यह सब कुछ नहीं होता। लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। आशुतोष बेचैनी में बोले जा रहा था। आप परेशान मत हो भाई, अब तो जो होना था सो हो गया। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, कोई ज्यादा बड़ी अनहोनी नहीं हुई। लेकिन शिवम की तरफ से मुझे यह उम्मीद नहीं थी। वह सभी बच्चों में समझदार है। एक बार उसने खुलकर अपनी प्रॉब्लम बताने की कोशिश तो की होती, हम सब इसका कोई ना कोई सल्यूशन तो जरूर ढूंढ लेते, रणविजय ने कहा। खैर, ये उसकी गलती नहीं, हमारी ही गलती है, या फिर ऐसा कहें कि इस उम्र की ही गलती है। हम सब उम्र के इस मोड़ से गुजर चुके हैं।
इस समय बस यही लगता है ना कि सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। हम अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा समझदार हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि शायद पेरेंट्स हमसे ज्यादा दुनिया देख रखी है। रणविजय खुद ही सवाल जवाब करके किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वही आशुतोष परेशान सा उसकी तरफ देख रहा था। उसे रणविजय की बात पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही थी। छोड़िए इन सब बातों को, अब इन सब बातों का कोई फायदा भी नहीं है। अपने बच्चे हैं, गलती करेंगे तो डांट सकते हैं, पर जब चोट लगेगी तो उठाने भी हमें ही जाना होगा। आप शिवम को संभालिए, मैं बाकी सब कुछ देखता हूं, और इस मैटर में आप अब शिवम से कुछ मत पूछेगा और ना बोलिएगा। देखते हैं, जब बेटे हमारे बाप बनने चले हैं तो उनमें सच में हमारे बाप बनने की काबिलियत है या नहीं। रणविजय ने हल्की मुस्कुराहट के साथ डबल मीनिंग बात कही। आशुतोष को ऐसा लगा कि वह शिवम के बारे में बोल रहा है, इसलिए उसने हां में सिर हिला दिया। लेकिन रणविजय यह बात शिवम और रणवीर दोनों को लेकर कही थी। रणविजय इस समय हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता था, लेकिन इस वक्त शांति से काम लेने के अलावा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं बचा था। वह बस चुपचाप रणवीर की अगली चाल का इंतजार कर रहा था, और रणवीर ने रणविजय को अगला जबरदस्त झटका देने के लिए अपनी चाल चल दी थी। उसने राजकिशोर जी की सारी प्रॉपर्टी अपने हैंड ओवर कर ली थी। इधर राजकिशोर जी की जान तो बच गई थी, पर सब कुछ रणवीर के हाथ में चला गया था। रणवीर सीधा राजकिशोर जी से मिलने उनके घर पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात राजकिशोर जी की छोटी बेटी मीठी से हुई। अब चुप भी हो जाओ दीदी, रो तो ऐसे रही हो, लग रहा है जैसे कि शादी के टूटने का तुमको कितना दुख है, मीठी ने चढ़ते हुए कहा। आज राजकिशोर जी को हॉस्पिटल से आए 3 दिन हो गए थे, लेकिन 3 दिन में विनी ने रो रो कर घर के सारे टब और बाल्टी भर दिए थे। कोई आता था, कोई जाता था, लेकिन भी नहीं अपना दुखड़ा लेकर उसके सामने सबसे पहले बैठी रहती थी, जिससे मीठी को बड़ी चिढ़ होती थी। शुभम के एमबीए के फाइनल पेपर थे, इस कारण ना चाहते हुए भी उसे वापस लंदन जाना पड़ा था। घर में अब यही लोग रह गए थे। पागल हो गई हो क्या तुम? मुझे भला शादी के टूटने का क्या दुख होगा? बिन्नी ने कहा। तो फिर क्यों रो रही हो? पापा भी तो अब ठीक है, डॉक्टर ने कहा कि उनकी हालत खतरे से बाहर है। मीठी को विनी के इस तरह रोने का कारण समझ में नहीं आया था। अरे, मैं तो बस इसलिए रो रही हूं कि अगर मैं नहीं रोई तो दुनिया क्या कहेगी। इस लड़की को नहीं अपने शादी टूटने का दुख है, और ना ही पापा के हार्ट अटैक का, बस इसीलिए रो रही थी। विनी ने अपने हाथ में ली हुई पानी की बोतल दिखाते हुए कहा। मीठी ने अपना सर पकड़ लिया। अच्छा, तुमको एक बात पता है? मीठी ने पूछा। क्या? पापा के हॉस्पिटल का बिल किसने दिया है? मीठी ने पूछा। कौन देगा? अपनी कंपनी से जाएगा, विनी आराम से बोली। मीठी ने इनकार में सिर हिला दिया। नहीं दीदी, यही तो प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। घर कंपनी सब कुछ पहले ही गिरवी रखी जा चुकी है, मीठी ने परेशानी से बताया। विनी का मुंह खुला रह गया। पर तुम्हें कैसे पता? विनी की आवाज कांप रही थी। मैं तुम्हारी तरह आंख बंद करके नहीं चलती। मैंने हॉस्पिटल में ही मम्मी की एक लड़के से बात सुनी थी। इसके अलावा रॉयल राजपूताना ने अपनी कुछ शर्तों के साथ हमारे साथ बिल्कुल काम करने से मना कर दिया है। बचा जो भी था वह भी बहुत लॉस में है। अभी यह सब चीजें पापा तक नहीं पहुंचाई जा रही हैं, पर मम्मी बहुत परेशान है, मीठी ने परेशान होते हुए बताना चाहा। लेकिन अब जब मैं मम्मी से कुछ पूछ रही हूं तो कुछ बता नहीं रही। अभी वह मीठी से कुछ और पूछती, उसके पहले दरवाजे की बेल बजी। दरवाजे की बेल बजने पर मीठी दरवाजा खोलने गई थी। सामने रणवीर खड़ा था। मीठी ने गौर से अपने सामने खड़े लड़के को देखा, जिसकी उम्र मुश्किल से 20-21 साल, यानी कि उसकी हम उम्र ही होगी। वह एक बिजनेस सूट पहने हुए खड़ा था। हालांकि उसकी पर्सनैलिटी उसके 24 या 25 के होने की गवाही दे रही थी, पर चेहरे की मासूमियत उम्र की चुगली कर जा रही थी। मेंटेनेंस देखकर ही लग रहा था जैसे कि यह कोई बड़ा आदमी, बिजनेसमैन ही है। कहीं यह राणावत की तरफ से तो नहीं आया? रणवीर को देखते हुए ही मीठी के दिमाग में सबसे पहला सवाल आया था। विनी की शादी में जो हंगामा हुआ था, उसको लेकर राजपूताना काफी गुस्से में था। राजकिशोर जी की हालत को देखते हुए उन लोगों ने अपना गुस्सा जरूर दबा लिया था, लेकिन उस गुस्से की आंच राजकिशोर जी के परिवार पर जरूर पड़ी थी।
हॉस्पिटल में ही रणविजय खुद मिलने आया था और जिस तरह से उसकी और राजकिशोर जी की बातें हुई थीं, उसको लेकर साफ पता चल रहा था कि वह कहीं ना कहीं राजकिशोर जी को इस मामले में मुजरिम समझ रहा है। शादी में लड़कों वालों की आभगत से लेकर सुरक्षा तक लड़की वालों की जिम्मेदारी थी। शादी से पहले ही रणविजय ने इस मैटर पर राजकिशोर जी से बात की थी, पर शादी के दौरान जो गोलियां चलाई गई थीं, उसको लेकर उसे राजकिशोर जी की व्यवस्था पर अच्छा खासा गुस्सा हुआ था। वह कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में राजकिशोर जी के हाथ होने की संभावना से इनकार नहीं कर रहा था, पर फिलहाल राजकिशोर जी बेड पर थे तो कुछ ज्यादा कहना उसने उचित नहीं समझा था। पर बाद में उनसे मिलने का और हाथ होने पर उन्हें ना छोड़ने की बात कहकर जरूर गया था, जिससे राजकिशोर जी बुरी तरह से दहल गए थे, क्योंकि वह जानते थे कि रणविजय सिंह राणावत की बातें पूरी कोरी धमकी नहीं होती, बल्कि वह ऐसा कर गुजर सकता है। इस चीज को लेकर पूरा घर टेंशन में था। खुद तो इतना सुनाकर गए हैं और अब पता नहीं किसको भेज दिया। यह पक्का राजपूताना की तरफ से ही आया है, यह सोचकर ही मीठी चिढ़ गई थी। राजकिशोर सिंह घर पर हैं? रणवीर ने मीठी को देखते हुए पूछा। क्यों, क्या काम है तुम्हें उनसे? मीठी ने पूरे एटीट्यूड के साथ पूछा। तुम क्या उनकी सेक्रेटरी हो जो मैं तुमसे उन अपना काम बताऊं? रणबीर ने भी उल्टा जवाब दिया। मैं उनकी सेक्रेटरी नहीं, उनकी बेटी हूं, और मेरे पापा से कौन मिलने आता है, कौन मिलने नहीं, इसका मुझे हिसाब चाहिए, मीठी ने कुछ जताते हुए कहा। तो बेटी हो तो बेटी बनकर रहो ना, मां क्यों बन रही हो? हटो मेरे रास्ते से, मैं खुद जाकर उनसे मिल लूंगा, रणवीर ने साफ कहा। बिल्कुल नहीं हटूंगी। क्या कर लोगे तुम? मीठी ने गुस्से में पूछा। व्हाट? मीठी के तेवर को देखकर रणवीर को हैरानी हुई। देखो, मेरे रास्ते में मत आओ, रणवीर ने मीठी को वार्निंग देते हुए कहा। मीठी के लड़की होने के कारण वह अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था, वरना वो जिस जरूरी काम से यहां आया था उसको लेकर देर हो रही थी और वह गुस्से में था। बिल्कुल आऊंगी। तुम्हारा हर वो रास्ता जो अगर मेरे पापा तक जाएगा तो हर उस रास्ते पर मैं सामने तुम्हें खड़ी नजर आऊंगी। अच्छी तरह से जानती हूं कि तुम राजपूताना की तरफ से आए हो। शक्ल से ही रणविजय सिंह राणावत की जेरोक्स कॉपी लग रहे हो। देखो, अगर तुम्हारी बातें कोई धमकी नहीं होती तो जाकर अपने पापा से कह देना कि मैं भी अपने पापा की ही बेटी हूं और मैं भी बिल्कुल कोई धमकी नहीं दे रही। अगर मेरे पापा को कुछ हुआ ना तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, मीठी ने गुस्से में रणवीर को उंगली दिखाते हुए कहा। जिस दिन से रणविजय राजकिशोर जी से मिलकर गया था, उस दिन से राजकिशोर जी की सुधरती हुई सेहत भी बिगड़ने लगी थी। वह दिल के मरीज थे। डॉक्टर ने उन्हें सोचने से मना किया था, किसी बात का स्ट्रेस लेने से मना किया था, लेकिन चिंताएं पीछा ही नहीं छोड़ रही थीं। इधर मीठी की बात पर रणवीर एक पल के लिए सोच में पड़ गया था। शायद ये लड़की मुझे रॉयल्स राजपूताना की तरफ से आया हुआ समझ रही है और इसके कहने के मुताबिक रणविजय सिंह राणावत खुद राजकिशोर जी से मिलने आया था। लेकिन किस लिए? देखो, तुम जो भी हो, अभी के अभी यहां से चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुमको यहां पर देखकर मेरे पापा की तबीयत और बिगड़े। मीठी ने रणवीर को बाहर का रास्ता दिखाया, जिस पर वह तुरंत मीठी के सामने खड़ा हो गया। नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। राजकिशोर जी से मिले बिना तो किसी कीमत पर नहीं जाऊंगा। क्या कर लोगी तुम? बोलो। रणवीर ने मीठी के मुंह से ही उसकी बात उगलवाने का रास्ता खोज लिया था। क्या करूंगी? रणवीर के इस तरह के तेवर देखकर मीठी एक पल के लिए हैरान रह गई थी, लेकिन अगले ही पल उसने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। और गुस्से में उसने सच में रणवीर का गला दबाने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए, लेकिन रणबीर ने अपने दोनों हाथ से उसके दोनों हाथ बीच रास्ते में ही पकड़ ली। छोड़ो मेरा हाथ, मीठी छटपटाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने हाथों को मेरे गले तक ले जाने की? रणबीर ने गुस्से में कहा। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में जबरदस्ती घुसने की? छोड़ो मेरा हाथ, मैं तुम्हें पापा से मिलकर उनका टेंशन बढ़ाने नहीं दूंगी। मीठी अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन रणबीर की पकड़ मजबूत थी। उसने झटके से मीठी के हाथों को झटका देते हुए मरोड़ कर पीछे कर लिया। अब मीठी पूरी तरह से रणवीर के शिकंजे में थी
रणवीर के सीने और मीठी की पीठ में मुश्किल से 2 या 4 इंच का ही फासला रह गया था, जो कि शायद खुद रणवीर ने छोड़ दिया था, लेकिन रणवीर के सीने की गर्मी मीठी अपनी पीठ पर महसूस कर रही थी। एक अनजाने डर ने मीठी को कपा दिया था। उसकी छूटने कोशिश भी छूट गई थी। अपना एक हाथ मुझसे नहीं छुड़ा पा रही हो और चली हो राजपूताना को टक्कर देने के लिए। तुम्हारे जैसी चींटियों को मसलकर फेंकने में उन्हें मुश्किल से 2 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। कहते हुए रणवीर ने एक झटका देकर मीठी को छोड़ दिया। मीठी कुछ दूर आगे होकर फर्श पर गिरने से बची। तुम्हारा यह गुस्सा, ये एटीट्यूड मुझे अच्छा लगा, लेकिन इसको सही जगह पर यूज करो। अगर तुम अपने पापा के हेल्थ को लेकर कोई सैक्रिफाइस नहीं करना चाहती, तो मैं भी उनका दुश्मन नहीं हूं। चलो मेरे साथ राजकिशोर जी के पास, मुझे उनसे कुछ जरूरी काम है। रणवीर ने कहा। मैं नहीं जाऊंगी और तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी। मीठी ने खुद को संभाल लिया था। मैं तो चला ही जाऊंगा, इस घर का एक एक कोना मेरा देखा हुआ है। रणवीर ने पूरे एटीट्यूड के साथ कहते हुए अपने कदम आगे बढ़ा दिए थे, लेकिन उसको रोकने के लिए मीठी उसके पीछे दौड़ गई। देखो, मैं पहले बता रही हूं, पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हें जो कहना है कहो, मुझसे कहो। बात हाथ से निकलती देखकर मीठी अब रिक्वेस्ट पर उतर आई थी। देखो, मैं सच कह रही हूं, तुम जो कुछ पूछना चाहते हो उसके बारे में पापा को कुछ नहीं पता है। जीजू के साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे भी दुख और अफसोस है। केवल नुकसान तुम लोगों का नहीं हुआ, वह हमारा भी हुआ है। वह हमारी भी दीदी की शादी टूटी है, लेकिन इस तरह से पापा को टेंशन देने से क्या मिल जाएगा? मीठी रणवीर के पीछे दौड़ती हुई बोलती जा रही थी। दरवाजे का हैंडल खोलते हुए रणवीर के हाथ एक पल के लिए रुक गए। उसने एक तीखी नजर मीठी के ऊपर डाली और बिल्कुल सर्द आवाज में कहा, राजपूताना के साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे कोई दुख और कोई अफसोस नहीं है, बल्कि वह इसी चीज को डिजर्व करते थे। और दूसरी बात, अगर तुम उस जीजू मानती भी थी, तो तुम्हारे उसको कॉल जीजू शिवम सिंह राठौर के साथ भी जो कुछ हुआ, क्योंकि वह मेरे रास्ते में आया था, मैं उसके रास्ते में नहीं गया था, उसका मुझे कोई दुख अफसोस नहीं है। और तीसरी बात, अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो कि तुम भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं यहां टेंशन लेने नहीं, बल्कि तुम्हारे पापा टेंशन कम करने आया हूं। मीठी को उसके सारे सवालों का जवाब देकर रणवीर ने दरवाजा खोल दिया और अंदर राजकिशोर जी के पास चला गया। अब कैसी तबीयत है आपकी? राजकिशोर जी को देखकर रणवीर ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। सब तुम्हारी मेहरबानी है, मैं किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया करूं बेटा? रणवीर को सामने देखकर राजकिशोर जी भी हल्के से मुस्कुरा दिए और उन्होंने रणवीर को अपने बेड के पास लगी हुई चेयर के पास बैठने का इशारा किया। बेटा भी कह रहे हैं और शुक्रिया करने के लिए शब्द भी ढूंढ रहे हैं। नॉट फेयर। बेटे को थैंक यू नहीं करते बल्कि उसे आशीर्वाद देते हैं, रणवीर ने कहा। इन लोगों की बातों को और रणवीर की बातों का मतलब? मीठी दरवाजे पर खड़ी होकर सोच रही थी। ये जब राजपूताना की तरफ से नहीं है तो फिर कौन है ये? इसमें पापा की कौन सी मदद की? और क्योंकि ऐसे टाइम में जब कोई भी राजपूताना से टक्कर लेना तो दूर उसके सामने खड़ा भी नहीं होना चाहता, तो फिर इसने ऐसा क्यों किया? क्या चाहता है ये हमसे? मीठी के दिमाग में सवालों की लंबी लिस्ट बन रही थी, लेकिन यह भेद भी अब उसके सामने तुरंत ही खुलने वाला था। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी पसंद आती है तो आप सुपर थैंक्स के माध्यम से इसे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं, पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारी इन दिल छू लेने वाली कहानियों के साथ जुड़ सके। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही YouTube पर मिलते रहे। हर हर महादेव।